अभी खत्म नहीं होगी जंग। क्या यूक्रेन में होगी अभी और तबाही? क्या है पुतिन का मेगा प्लान? यूक्रेन के बाद क्या दूसरे देशों पर नजर? यूक्रेन के राष्ट्रपति के दावों में कितनी सच्चाई? अब क्या होगा भारत का रुख? रूस को लेकर मोदी की क्या होगी रणनीति? दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त होने वाला है तो ये आपकी भूल है। अभी तो ये केवल पिक्चर का ट्रेलर है। पूरी फिल्म कितनी लंबी होगी ये केवल इस फिल्म के डायरेक्टर राष्ट्रपति पुतिन ही जानते हैं। हालांकि रूस के कमांडर ने इस सीक्रेट को लीक कर दिया है, जिससे दुनिया में दहशत फैल गई है। रूस के भविष्य के मंसूबों को लेकर कई देश डरे हुए हैं। उन्हें लगने लगा है कि अगला नंबर उनका हो सकता है। तबाही का जो मंजर आज यूक्रेन देख रहा है, कल उन्हें भी देखना पड़ सकता है। उन्हें भी वही दर्द झेलना पड़ सकता है जिससे आज यूक्रेन दो चार हो रहा है। लिहाजा ये सोचना कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद पुतिन की युद्ध की छुआ शांत हो जाएगी तो ये गलत है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कुछ ऐसी ही आशंका जाहिर की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि वो युद्ध में रूस के निशाने पर आने वाले पहले देश हैं, लेकिन अगला नंबर भी आने वाला है। लिहाजा सावधान रहें और खुद को महफूज न समझें। दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर रूस ने किसी और देश पर भी आक्रमण कर दिया तो अब भारत का रुख क्या होगा? क्या वो रूस के साथ खड़ा रहेगा या फिर उसकी नीति की आलोचना करेगा? तो दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ या दिखाने वाला हूँ वो आपकी आंखें खोल देगा। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए ये वीडियो। दोस्तों, यूक्रेन पर हमले को लगभग 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन युद्ध खत्म होने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है रूस के एक सैनिक कमांडर का। आपको रूसी कमांडर के उस खुलासे के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने क्या चेतावनी दी है। ज़ेलेंस्की के दूसरे देशों को चेतावनी, पश्चिमी देशों से फिर मांगा सहयोग। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पूरी दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस यहां पर थमने वाला नहीं है और उसके टारगेट लिस्ट में अभी कई और देश हैं। उन्होंने दुनिया के सभी देशों से क्रेमलिन के खिलाफ आने और उसकी महत्वाकांक्षी योजनाओं को खत्म करने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन सभी राष्ट्रों को जो हमारी तरह मृत्यु पर जीवन की जीत पर विश्वास करते हैं, हमारे साथ आकर उन्हें लड़ना चाहिए। उन्हें हमारी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हिट लिस्ट में पहला नंबर हमारा है, लेकिन अगला नंबर किसका होगा ये नहीं कहा जा सकता। माना जा रहा है कि ज़ेलेंस्की का इशारा फिनलैंड और स्वीडन की तरफ है, जो नेटो में शामिल होने के लिए हरी झंडी देने वाले हैं, और रूस ने इन देशों के खिलाफ भी सैन्य अभियान चलाने की चेतावनी दी है। माना जा रहा है कि अगर रूस ने स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ सैन्य अभियान चलाया तो फिर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ आपको बता दूं, स्वीडन और फिनलैंड ने गर्मियों तक नेटो देशों की सदस्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों देशों की जनता भी यही चाहती है। स्वीडन और फिनलैंड से साफ कहा गया है कि वो जैसा सोचते थे रूस वैसा पड़ोसी नहीं है, लिहाजा उन्हें अपनी रक्षा के लिए नेटो संगठन की जरूरत है। हालांकि रूस ने दोनों देशों को चेताया है कि अगर उन्होंने ऐसी हवाखत की तो उनका अंजाम भी यूक्रेन जैसा होगा, लेकिन स्वीडन और फिनलैंड ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं और अपनी सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा करेंगे। हालांकि दोनों देश मिलकर भी रूस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि अगर रूस इन दोनों देशों पर हमला करता है तो इस बार नेटो देश रूस को बख्शने के मूड में नहीं है। लिहाजा इन दोनों देशों पर आक्रमण करना रूस को भारी पड़ सकता है। दोस्तों, अगर रूस ने इन देशों पर हमला कर दिया तो भारत के लिए एक विकट संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इस बार उसके ऊपर रूस की खिलाफत करने का काफी दबाव होगा। भारत इस हालात को कैसे हैंडल करेगा मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले बता देता हूं कि रूस के एक कमांडर ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल यूक्रेन में युद्ध खत्म नहीं होने वाला है और राष्ट्रपति पुतिन का प्लान काफी लंबा है। यूक्रेन से अभी नहीं छटे हैं संकट के बादल। रूसी कमांडर के खुलासे से सख्ते में दुनिया। दोस्तों, मॉस्को की तरफ से अगले चरण की लड़ाई के लिए नए प्लान्स का खुलासा किया गया है। क्रेमलिन ने बताया कि उसका मकसद सिर्फ पूर्वी यूक्रेन पर ही कब्जा करने का नहीं है, बल्कि रूस की कोशिश दक्षिणी यूक्रेन पर भी कब्जा करने की है। लिहाजा 2 महीने से चले आ रहे इस युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने डोनबास क्षेत्र को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने की योजना बनाई है। उसी मीडिया के मुताबिक सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर रुस्तम मेनिकेव ने शुक्रवार को सेवरदोलोवस्क में एक बैठक के दौरान ये खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अगर डोनबास पर रूस का कब्जा हो जाता है तो इससे क्रीमिया और डोनबास को आसानी से जोड़ा जा सकता है, जो रूस के लिए ट्रांसनिस्ट्रिया पहुंचने का एक रास्ता बन सकता है, ताकि क्रीमिया तक
मार्ग बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिणी यूक्रेन पर नियंत्रण से मोल्डोवा में रूस समर्थित अलगाववादी कब्जे वाले ट्रांसनिस्ट्रिया तक पहुंचा जा सकता है। यहां आपको ये भी बता देता हूं कि ट्रांसनिस्ट्रिया यूक्रेन के किस हिस्से में पड़ता है और रूस इस पर कब्जा क्यों करना चाहता है। दोस्तों, मोल्डोवा में निस्टर नदी के किनारे और यूक्रेन के बीच का इलाका ट्रांसनिस्ट्रिया है, जिस पर रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है। यूक्रेन के ओडिशा बंदरगाह से भी इसकी दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। यूक्रेन को डर है कि रूस इस क्षेत्र को हमले के लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, इन सब के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस अगले सप्ताह रूस और यूक्रेन दोनों देशों का दौरा करेंगे और उनके राष्ट्रपतियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि यह मुलाकात कितनी सफल होगी कोई नहीं जानता, क्योंकि रूस ने अब तक किसी की भी सलाह नहीं मानी है, जिसके चलते अब तक शांति के जितने भी प्रयास किए गए हैं वो सब फेल हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अगर रूस यूक्रेन में और तबाही मचाएगा और दूसरे देशों पर हमला करेगा तो भारत के लिए विकट स्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर पहले से ही रूस का साथ नहीं देने का दबाव है। इसके पीछे की वजह भी साफ है। अब अगर रूस अपने हमलों को यूक्रेन में और तेज करता है तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यूक्रेन में और तबाही होगी, हजारों निर्दोष लोग मारे जाएंगे, जिससे पश्चिमी देश और भड़क जाएंगे और रूस को पूरी तरह अकेला खड़ा करना चाहेंगे। लिहाजा उनका पहला टारगेट भारत होगा, क्योंकि भारत के साथ नहीं होने से कहीं न कहीं उनके मुहिम कमजोर पड़ रही है और वो दुनिया को वो संदेश नहीं दे पा रहे हैं जो देना चाह रहे हैं। दरअसल पश्चिमी देश जानते हैं कि अगर भारत रूस का साथ छोड़ देगा तो वो काफी कमजोर हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा कमजोर रूस ज्यादा दिन तक युद्ध नहीं लड़ पाएगा और वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानते कि पीएम मोदी उनके काका हैं और जो उनसे 10 हाथ आगे सोचते हैं। अगर रूस अपनी युद्ध नीति में बदलाव करता है तो भारत भी उसी के हिसाब से अपनी रणनीति बनाएगा। दोस्तों, दुनिया जानती है कि रूस और भारत जिगरी दोस्त हैं। भारत की जरूरत पर रूस उसके साथ खड़ा रहता है और रूस की जरूरत पर भारत उसका साथ देता है। दोनों देशों की यही केमिस्ट्री पश्चिमी देशों को रास नहीं आ रही है, लिहाजा वो किसी भी कीमत पर इसमें दरार डालना चाहते हैं। इसलिए वो भारत से लगातार रूस से पेट्रोल और गैस नहीं खरीदने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका ने रूस को बदलने की पेशकश भी भारत को दे दी है, लेकिन भारत जानता है कि इसके पीछे अमेरिका का निजी स्वार्थ है। इसलिए उसने भी अमेरिका को दो टूक कह दिया है कि इस मामले में भारत कोई समझौता नहीं करेगा, जिसे जो समझना है वो समझ सकता है। भारत अपने निजी हित को सर्वोपरि रखेगा, बाकी जो भी मुद्दे हैं वो बात की चीज है। भारत के इस बयान से अमेरिका और ब्रिटेन भी तिल मिला गए हैं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आज दुनिया के सभी देश भारत के साथ संबंध रखना चाहते हैं, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। इसके पीछे पीएम मोदी की कुशल विदेश रणनीति है, जिससे आज हर जगह भारत का डंका बज रहा है। पीएम मोदी की जयकार हो रही है, अमेरिका में पीएम मोदी की तूती बोलती है। दोस्तों, पीएम मोदी ने भारत को एक महाशक्ति बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, उसे हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा किया है, जिसका नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान की जयकार हो रही है और दुनिया के देश उसके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। लिहाजा देश के एक महान नेता को एक सैल्यूट तो बनता है। जय हिंद, जय भारत।